5 आदमी ने मिलकर मुझे 1 लाख रुपए देकर एक रात के लिए एक जंगल के बीच बने फॉरेस्ट हाउस में लेकर गए और पांचों मिलकर जब मेरे शरीर के साथ अपनी लालसा मिटा रहे थे तभी कमरे के अंदर उनका छठा साथी आ गया। पर उसके अंदर आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और वह जोर जोर से चीखने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी मेरे साथ यह खेल खेलेगी और मुझे इतना बुरा दिन देखना पड़ेगा। मेरे लिए वक्त बिल्कुल ठहर जाएगा। मुझे इंसान का वह रूप देखने को मिलेगा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। एक अच्छी घर की लड़की होने के बावजूद भी मुझे यह दिन देखना पड़ा, पर यह मैं अपनी मर्जी से ही कर रही थी। पहला आदमी मेरे पास आया और मेरे शरीर को छलनी छलनी कर दिया, मेरी इज्जत तार तार कर दी। ये मेरा पहला था। मेरे पूरे बदन में दर्द होने लगा। मुझे अपने कपड़ों का होश नहीं था और अब दर्द का भी होश नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरा आदमी भी अंदर आ गया और उसने भी 1 घंटे तक मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बचा था और मैं यही सोच रही थी कि अभी भी 3 लोग बाकी है। आखिर मैं 3 लोगों को कैसे झेल पाऊंगी। पर मैं बिल्कुल लाचार हालत में पड़ी हुई थी कि तीसरा साथी अंदर आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, पर उसे मेरी हालत पर दया नहीं आई। उसने कहा मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मेरे बाद भी मेरे 2 दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अंदर आते ही वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं अपने बचे हुए ताकत से उसे पीछे ढकेल रही थी, पर जितना मैं ताकत लगाती उल्टा वह जोर लगाता और मेरे साथ जोर जुल्म करता। मैं जितना चीखती उसके चेहरे पर उतनी खुशी नजर आती, उतना संतोष नजर आता। ऐसा लग रहा था कि उसे इस खेल में मजा आने लगा है और मैं समझ चुकी थी कि मेरे चीखने चिल्लाने का या उसे धक्का मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं अपने दर्द को बर्दाश्त करने लगी और वह मुझे रौंदता गया। जगह जगह मेरे शरीर पर दांतों का निशान बनाने लगा और वह दर्द बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। चारों तरफ से खून बहने लगा था और मैं यही सोच रही थी कि इसके बाद मुझे और 2 लोगों को झेलना है। इस तीसरे आदमी ने तो मेरा और बुरा हाल कर दिया था। मैं बिल्कुल थर थर कांपने लगी थी। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मैं रुकना चाहती थी, थोड़ा आराम करना चाहती थी। पर बाकी दोस्त भी एक के बाद एक आए और 1 घंटे तक मुझे गुड़िया समझकर मेरे साथ खेलते रहे और मैं सब कुछ सहती रही। उन लोगों का कसूर भी नहीं है क्योंकि मैंने ही उन्हें हाँ कहा था। कुछ भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं था और इसके बदले में वह लोग मुझे 1 लाख रुपए दे रहे थे, तो उसका कीमत वसूलना चाहते थे। तभी एक आदमी मेरे कमरे में आया और कहा कि मेरा छठा साथी भी तुम्हारे साथ समय बिताएगा। मेरी हालत उस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि मैं उनको ना नहीं बोल सकती थी, जबकि बात तो 5 लोगों की हुई थी। न जाने छठा साथी कहां से आ टपका और मैं इसी सोच में डूब गई थी कि क्या मैं उस आदमी को झेल पाऊंगी। पर मैं कुछ करने की हालत में नहीं थी। मेरे पूरे बदन को उन लोगों ने सिगरेट से जलाया था और मेरी चीख उन्हें और उत्तेजना में भर देता था। जिन बच्चों के सिर पर बाप का साया नहीं होता, उनकी जिंदगी में ऐसा ही दुख उनको घेर लेता है। जब मेरे पापा जिंदा थे तब उसका महत्व समझ नहीं आया, पर आज जब वह नहीं है तो उनकी बेटी की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, उनकी बेटी की आबरू बचाने वाला कोई नहीं है। अब मैं उसके छठे साथी का इंतजार करने लगी क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरा पेमेंट अब तक बाकी था, लेकिन जब छठा आदमी कमरे में आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। वह आदमी मुझे देखते ही चीखने लगा क्योंकि वह तो मेरा नाम अनीता है। मैं 20 साल की हूँ। मैं अपनी मम्मी और दीदी के साथ गांव में रहती हूँ। गांव में हमारा छोटा सा खेत है जिसमें हम तीनों मिलकर काम करते हैं। मेरे पापा और भैया शहर में रहते हैं क्योंकि हमारे खेत बहुत ही छोटे हैं। उससे इतनी कमाई नहीं होती कि हम 5 का खर्च चल सके। इसी वजह से पापा शहर चले गए और साल में बस 2-3 महीना ही गाँव आकर हमारे साथ बिताते हैं। बाकी के टाइम शहर में पैसे कमाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक शहर से खबर आई कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। हमारे प्यारे पापा हमें छोड़कर चले गए। अब हमारे ऊपर
जो छत थी वह टूट चुकी थी। मेरे पापा दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। इससे पहले कि शादी ठीक हो पाती वह चल बसे। हम तीनों गांव में ही रह गए और खेत संभालने लगे। उससे जो पैसा आता किसी तरीके से गरीबी में हम जी रहे थे। मेरी माँ ने भैया से कहा था कि कुछ पैसे घर भेजना, तो हर महीने 2000 मेरा भैया भेजता था और कहता कि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है, इससे अधिक पैसा भेजूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कुछ महीने के अंदर मेरे भैया ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली। मेरी माँ यह सुनकर बहुत रोई थी, क्योंकि जब पापा जिंदा थे तभी मेरा बड़ा भैया शादी करना चाहता था। पापा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी 2 बेटियों को पहले विदा करूंगा, फिर बेटी की शादी करवाऊंगा। लेकिन पापा का साया उठते ही मेरे भैया ने अपनी मनमानी की। जिस लड़की से शादी की थी वह भी हमारे गांव में कभी रहती थी, पर उसका परिवार अब शहर में बस गया है। मेरी माँ को लगा कि भैया उनकी 2 बेटियों की शादी में मदद करेंगे। शादी के बाद भाभी भी लोगों के घरों में काम करती थी, क्योंकि सच में ही मेरे भैया की कमाई इतनी नहीं थी कि शहर में उनका खर्च चल सके। भैया ने हमें 2000 महीने का भेजना नहीं छोड़ा। हम तीनों खेत में मेहनत करते तो किसी तरीके से हमारा घर चलता। मेरी माँ दीदी के लिए रिश्ता देखने लगी थी, पर उनके लिए जो भी रिश्ता आता दहेज में बहुत पैसे मांगता था, जिस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती। एक दिन मेरी दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। मेरी माँ ने कहा, तेरी दीदी के लिए शहर से रिश्ता आया है। हमारे इस गाँव में तो अच्छे लड़के है ही नहीं, जितने भी थे सब बाहर बस गए। लड़का अच्छा कमाता है और यह रिश्ता हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। पर शादी में उन्होंने जो सामान और नकद मांगा है उसमें 1-2 लाख का खर्चा आएगा। लड़के वालों ने 6 महीने का टाइम दिया है। तेरा भैया भी हमारी इतनी मदद नहीं कर सकता। तेरे भैया से बात करके कोई उपाय निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, माँ ऐसे लड़के से शादी करवाने का क्या फ़ायदा है जो इतना दहेज मांग रहा है। माँ ने कहा कि बिन दहेज के अच्छा लड़का भी तो नहीं मिल रहा। तुम 2 बहनों को किसी के घर भी तो नहीं ब्याह सकती। माँ भैया से बात की, लेकिन उसके बाद से वो काफ़ी परेशान रहने लगी। मैंने पूछा, माँ क्या बात है? तो माँ कहने लगी कि भैया बोल रहे हैं कि तू शहर चली जा और कुछ काम कर ले। तेरे भैया इतनी मदद नहीं कर सकता, जो काम करके अपना पैसा बचा लेना, जिससे तेरी दीदी की शादी हो जाएगी। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई थी। मेरी माँ चाहती है कि मैं शहर जाकर कोई काम करूं, पर मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। हमारे गांव में 5वीं तक का ही स्कूल है, तो मैं उसके आगे और नहीं पढ़ सकती थी। मेरे पापा भी शहर में रहते थे। उन्होंने कहा था कि गांव में रहकर माँ की मदद करो। जब तक पापा जिंदा थे तो हमें पैसों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त हमें एहसास नहीं था कि पापा हमारे लिए क्या थे, लेकिन अब हर वक्त हमें उनकी कमी महसूस होती है। इस घर को किस तरीके से संभाल कर रखे थे वह आज समझ आता है, जब आज वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मेरी माँ मेरी ओर इस उम्मीद से देखने लगी कि मैं 6 महीने के अंदर यह पैसा कमाकर अपनी दीदी की शादी में मदद करूं। मेरी माँ बोली कि तेरे भैया तो उस तरह से इस परिवार को नहीं देख सका और खुद शादी करके घर बसा ली। अब तू ही इस घर का सहारा है बेटा। तेरे भैया तुम अपनी पसंद की बहू लेकर आ गया और अब मुझे रातों में नींद नहीं आती कि तुम 2 बहनों का क्या होगा, या फिर हमें खेत बेचना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। मैंने और दीदी ने कहा कि खेत से ही तो हमारा गुजारा चलता है, हम खेत नहीं बेचेंगे। फिर पूरे परिवार ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी रकम कमाने का बोझ डाल दिया। आखिरकार अपने परिवार की मदद करने के लिए मैं ट्रेन पकड़कर भैया के पास चली गई और वहां रहकर काम ढूंढने लगी। कुछ दिनों के बाद मेरी भाभी ने मुझे एक घर पर सफाई बर्तन के काम में लगा दिया। महीने का 2000 रुपए थे। इतने कम पैसों में लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा? मैंने वहाँ 1 महीना काम किया। मुझे और कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, भाभी अगर मुझे कहीं पर दिन भर का काम मिल जाए तभी मैं कुछ पैसा जोड़ पाऊंगी। मेरी भाभी ने आसपास के लोगों को बोल रखा था जो कि काम करते थे और मेरे लिए काम ढूंढने में मदद कर रही थी। आखिरकार शहर में आने के 1 महीने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया, जहाँ की टाइमिंग दोपहर के 3 बजे से रात के 11 बजे तक थी, पर उस हिसाब से पैसे अच्छे थे तो मैंने काम चालू कर दिया।
पहले दिन तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। उन लोगों ने मुझे एक यूनिफॉर्म दे दी थी और कहा था इसे पहनकर मेकअप करके आना। यहाँ काम करने के लिए मॉडर्न लड़कियाँ चाहिए थी और इसी बात से मुझे घबराहट हो रही थी। मेरे पड़ोस में काम करने वाली एक लड़की वहाँ काम करती थी और उसी ने मेरा काम लगवाया था। मैं बहुत घबराती हुई पहले दिन काम पर गई और कपड़े बदलकर वहाँ का यूनिफॉर्म पहन लिया। जब मैं मैनेजर के पास गई तो वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम तो जरा भी मेकअप नहीं किया है। यह सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई, लेकिन मेरे मोहल्ले की लड़की ने फिर मेरे मेकअप करने में मदद की। वह जल्दी जल्दी से मुझे मेकअप लगा रही थी और जब उसका काम हो गया तो मैं अपने आप को शीशे में देखा। मैं बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। देखने में तो मैं बहुत ही गोरी और खूबसूरत हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी मेकअप नहीं किया और गाँव की औरतों की तरह सीधे तरीके से रहती हूँ। आज तो मैं बिल्कुल शहरी लड़की लग रही हूँ। मैनेजर ने कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम गेट पर खड़ी रहो और जो भी लोग यहाँ पर आए सबको देखकर तुम मुस्कुराना और वेलकम करना। मैं दिन भर वहीं पर खड़ी रह गई। ज़्यादातर तो वहाँ मर्द आते और यहाँ के बार में शराब पीते। लड़कियाँ तो बहुत कम आती थी। शाम के वक्त भीड़ खचाखच बढ़ी हुई थी, पर दिन भर काम करके मैं काफ़ी थक चुकी थी। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा कितना मेहनत करते थे। मैं इतनी थकी हुई थी और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं जल्दी ही सो गई और अगले दिन 3 बजे मैं काम पर पहुंच गई। अब मैनेजर ने मुझसे कहा कि आज से तुम वेटर का काम करना और ऑर्डर लेना। मैं खुश हुई कि कम से कम मुझे कुछ अच्छा काम मिला, वरना गेट पर खड़े खड़े तो मैं बहुत थक जाती। मैं जब लोगों के ऑर्डर लेने लगी तब समझ आया यह काम उतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो नशे में होते थे और फिर भी उन्हें देखकर मुझे मुस्कुराना पड़ता था। ऑर्डर देने के बहाने एकदम करीब आ जाते जिससे कि मेरा दम घुटने लगता था और कस्टमर मुझे ऑर्डर देने के बहाने काफ़ी देर तक अपने पास खड़ा रखते थे। ऐसा लगता था कि यह रेस्टोरेंट इसी वजह से चलता है कि यहाँ पर काम करने वाली वेट्रेस को ही लोग देखने आते हो। जब यह बात मैंने अपनी दोस्त से कहा तो उसने कहा कि यहाँ खूबसूरत और जवान लड़कियों को ही काम मिलता है ताकि वह कस्टमर को इम्प्रेस कर सके और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ऐसे ही दिन बीतने लगा और 1 महीना हो गया। मुझे काम के लिए जो भी पैसे मिले थे मैंने अपनी माँ को भेज दिया था। मेरी माँ खुश थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरे इस काम में एक ही चीज़ अच्छी थी कि मुझे टिप्स अच्छी मिल जाती थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ कहती, बेटा कुछ दिन काम करके यहाँ से लोन लेना पड़ेगा, नहीं तो और बचे 4 महीने में लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मेरे काम के मुझे इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ 9,000 महीने का मिलता था। इस पैसे से लाख रुपए मैं कैसे बनाऊं, और वह भी 6 महीने के अंदर। मुझे और काम नहीं मिल रहा था और मुझे यहाँ रोज आना पड़ता और काम करने वाले गंदे लोगों की नज़र झेलना पड़ता। और मेरी माँ मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि मजबूरन एक दिन मैंने मैनेजर से कहा कि मुझे लोन चाहिए। मेरी बात सुनकर वह ऐसे निगाहों से मुझे देखने लगा कि मुझे लगा कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैं उनसे पैसे क्यों मांग लिए, लेकिन मेरी माँ और दीदी जब भी फ़ोन कर पूछती तो मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाती थी। मैंने कहा, माँ अब दीदी की एकदम शादी तरीके से शादी क्यों नहीं कर देती? आप एक बार लड़के वालों से बात करके देखो कि बिन दहेज के शादी को मान जाए। मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर उन्हें दे दूंगी। माँ ने कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, उन्हें शादी से पहले ही सारा सामान मांगा है। मैं भी लड़के वालों से बात किया, वो काफ़ी अच्छे परिवार से थे। अब मैं सोच में पड़ गई कि किस प्रकार से यह पैसे कमाऊं। मैंने अपने भैया भाभी से भी इस बारे में बात की थी और उन्हें भी कुछ नहीं सूझा। अब शादी को केवल 1 महीना ही बच गया था और मुझे हर हाल में यह पैसा जुगाड़ करना था। अब मैं जब भी काम पर जाती तो टेंशन में रहती थी। एक दिन हमारी बार में एक आदमी आया, उसने मुझे ऑर्डर के लिए बुलाया। वह मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। उसकी उम्र करीब 40 साल की होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरी तरफ यूं क्यों देख रहा है। अब उसके बाद से वह आदमी रोज आने लगा। पहले 1-2 दिन तो
अकेला आता था, लेकिन अब 5 लोग मिलकर आते थे। वह लोग हम उम्र थे और एक ही टेबल में बैठते थे। वह अपना ऑर्डर सिर्फ मुझे ही देते थे और मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे। एक दिन एक आदमी ने कहा, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? अब वह लोग मेरे रेगुलर कस्टमर हो गए थे, तो न जाने क्यों मैंने अपने दिल की बात कह दी। मेरी बात सुनकर वह लोग हंसने लगे। कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने दिनों से परेशान हो क्या? मैं हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी की शादी में हम मदद कर देंगे। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी। जहाँ हमारे अपनों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, वहाँ यह 5 अनजान लोग मेरी मदद को तैयार थे। पर उसके बदले में उन्होंने कहा कि तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। काफ़ी देर तक तो मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने एक ऐसी बात कही, वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह तो इसके बदले में मेरी इज्जत मांग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, सोच लो, वरना इतना ज़्यादा रकम है, यह तो तुम्हें 15 दिन में किसी भी हाल में नहीं मिलेगा और तुम्हारी दीदी की शादी रुक जाएगी। मैं घर आ गई, लेकिन अब मैं यही सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मेरी माँ और दीदी ने तो उम्मीद नहीं छोड़ा कि मैं पैसे जुगाड़ कर लूँगी। अगले दिन मैं उन 5 आदमियों के पास गई और उसका काम करने को तैयार हो गई। मैंने अपने भाई से कह दिया था कि मुझे एक रात काम पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के लिए होटल बुक हुआ है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। और फिर वह लोग मुझे लेकर शहर से दूर जंगल के बीच एक रिसोर्ट में ले गए, एक ऐसी जगह जहां मेरी चीख सुनने वाला कोई दूसरा मौजूद नहीं था। और 40 साल के 5 आदमी ने मेरी हालत बिल्कुल खराब कर दी थी। और फिर छठे साथी को मेरे पास भेज दिया। उसका छठा साथी मुझे देखकर चीखने लगा था, क्योंकि मैं खून से तरबतर हो गई थी। अगर उस रात उसने भी मेरा इस्तेमाल किया होता तो मैं मर चुकी होती। मेरी आंखों में इतने आंसू थे तो मैं ठीक से नजर भी नहीं कर पा रही थी। आंसू पोंछकर जब मैं छठे आदमी को गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए थे और मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि यह आदमी तो उसका छठा आदमी मुझे लेकर अस्पताल पहुंच गया। शायद उसकी जान पहचान का कोई डॉक्टर हो, वह मेरा इलाज करने लगा। कुछ दिनों के बाद मैं ठीक हुई तो मैं छठा आदमी मुझे मेरे घर पर लेकर आया और वह कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरे भैया वहाँ तक कैसे पहुँच गए मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया और कोई रास्ता नहीं था। अगर यह पैसे नहीं आते तो बहन की शादी टूट जाती। मेरे भैया भी शहर में काफ़ी कर्ज ले रखा है, जिस वजह से भैया भाभी दोनों काम करते हैं और फिर भी बहन की शादी में मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार मेरे बड़े भैया पैसे कमाने के लिए तरकीब सोचा। उन 5 आदमियों को मेरे पास भैया नहीं भेजा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा के यहाँ साथ काम करते थे। भैया उनसे मदद मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए। उन आदमियों की नज़र मुझ पर थी। पैसे लेकर मैं वापस गाँव चली गई थी और मेरी दीदी की शादी भी हो गई, लेकिन मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। भैया ने दोबारा मुझे ऐसा गंदा काम करने को नहीं कहा। वह खुद शर्मिंदा थे और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 5 आदमी मेरा इतना बुरा हाल कर देंगे और मेरे बदन में जख्मों के निशान छोड़ देंगे। भैया ने सही वक्त पर मुझे अस्पताल नहीं भेजा होता तो शायद मैं मर जाती, लेकिन इस नरक में भी तो मुझे भैया ने ही ढकेला था और मैं इस हादसे को भुला न पाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।